नमस्कार। सुर्खियों के बाद बिग ब्रेकिंग और राजनांदगांव से ये बिग ब्रेकिंग है। राजनांदगांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा थाना प्रभारी शहीद हो गए हैं। सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। पुलिस ने हालांकि 4 नक्सलियों को, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सलियों को ढेर भी कर दिया। मामला मदनवाड़ा थाना इलाके के मदनवाड़ा जंगल का है। राजनांदगांव के मदनवाड़ा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राजनांदगांव से यहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों की, और इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा के थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा उन्होंने अपनी शहादत दी। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 नक्सली भी ढेर किए गए हैं। मदनवाड़ा थाना इलाका लगता है, मदनवाड़ा के जंगलों का ही ये मामला है। मुठभेड़ हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच। सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा इसमें शहीद हो गए। राकेश यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जी राकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरी जानकारी दें दर्शकों को। जी ललित, मैं आपको बता दूं कि जो ये मदनवाड़ा थाना के जो प्रभारी हैं श्याम किशोर शर्मा, इनकी पार्टी रात में ही सर्चिंग पे निकली थी। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली है रात में। और इस दौरान जो श्याम किशोर जो शर्मा है मदनवाड़ा थाना प्रभारी, वो शहीद हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि 2 महिला और 2 नक्सली पुरुष जो हैं उनके भी शव घटनास्थल से बरामद कर लिए गए हैं। और राजनांदगांव की पुलिस लाइन में लगभग 9:30 बजे इनको शहीद जो हैं, शहीद सब इंस्पेक्टर हैं, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो सब इंस्पेक्टर हैं वो 2013 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं ललित। और ये जो नक्सली ढेर हुए हैं, इनके बारे में कोई जानकारी, किस कैडर के, किस स्तर के ये नक्सली थे राकेश? हाँ जी ललित, मैं आपको बता दूं कि ये अभी भी लगातार उस क्षेत्र में सर्चिंग जारी है और पुलिस लगातार और चीजों को तलाश कर रही है, वहाँ की क्या ये घटना कैसे हुई, सारी चीजों को। और अभी भी जो नक्सली जो ढेर हुए हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि किस कैडर के थे और क्या थे, कैसे थे। इसकी जानकारी अभी पूरी तरीके से जो वहाँ टीम गई है घटनास्थल, उसके आने के बाद स्पष्ट हो पाएगा ललित। जी जी राकेश, कौन कौन सी टीम इसमें शामिल है? सुरक्षा बल भी इसमें होंगे? जी ललित, ये जो मदनवाड़ा की जो पार्टी है, मदनवाड़ा जो थाने की जिला पुलिस बल है, उसकी पार्टी निकली थी। इस दौरान ये घटना हुई है। ये मानपुर थाना क्षेत्र के परदौनी करके एक जंगल है, वहां पे घटना हुई है ललित। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित जो तीर्थ क्षेत्र है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, इसमें दान देने वालों को इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बारे में बीती रात एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की तरफ से राम मंदिर ट्रस्ट को दान देने वालों को इनकम टैक्स की धारा 80G के तहत राहत दी गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का स्थान और सार्वजनिक पूजा स्थल की श्रेणी में रखा है। दानदाताओं को वित्त वर्ष 2020-21 से टैक्स में छूट भी मिलेगी। और खंडवा रेलवे स्टेशन पर LPG लेकर जा रही ट्रेन के वैगन से गैस के रिसाव के बाद हड़कंप मच गया। शुक्रवार की देर शाम हुई इस घटना के बाद ट्रेन को वहीं रोक दिया गया। स्पार्क के डर से रेलवे स्टेशन की HT लाइन को बंद करना पड़ा। कई घंटों तक लाइन बंद रखने के बाद टेक्नीशियन की सलाह लेने के बाद कुछ लाइन चालू की गई। फिलहाल पीथमपुर से टेक्नीशियन के आने के बाद इसे दुरुस्त कर ट्रेन को भोपाल भेजा जाएगा। गैस लीक होने की बात प्रकाश में आई। जैसे ही ये बात रेलवे स्टेशन प्रबंधक और हम सभी के संज्ञान में आई, तब तत्काल OHE लाइन को बंद किया गया और जितने भी इलेक्ट्रिक स्विचेस थे उन सबको स्विच ऑफ किया गया
और कंसर्निंग सारे अथॉरिटीज़ को, पुलिस कंट्रोल रूम खंडवा और कलेक्टर एसपी सर सभी को खबर की गई और आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए सभी लोगों को बताया गया। तब तक ट्रेन को उसी हाल में रखा गया ताकि किसी भी प्रकार का स्पार्क ना हो और पूरे इलाके को कॉर्डन। तो खंडवा रेलवे स्टेशन का मामला है। एलपीजी लेकर जा रही ट्रेन के वैगन से गैस का रिसाव होने लगा और चूंकि इस तरीके से घटनाक्रम 3-4 दिनों का रहा है, यही वजह है कि थोड़ी देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। हालांकि बाद में स्थितियां साफ की गई और शुक्रवार देर शाम की ये घटना है। सहयोगी हरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? ये साफ हो पाया, लीकेज क्यों हुआ और पीथमपुर से जो टेक्नीशियन आने थे क्या वो पहुंचे? जी ललित, बहुत सुखद खबर है ये। टेक्नीशियन देर रात्रि पहुंच गए और जो लीकेज थी उसको भी दुरुस्त कर दिया गया और ट्रेन को भोपाल के लिए रवाना भी कर दी गई है। अब ये लीकेज किन कारणों से हुआ ये फिलहाल जवाब देने की स्थिति में कोई नहीं है, लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति रात में बनी थी, देर रात्रि जो स्थिति बनी थी जी, वो कहीं न कहीं पूरा शहर बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही जो है शहर में एक बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकती थी। लिहाजा मुस्तैदी से इस घटना को मुकाम तक पहुंचाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये बात सही है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं एलपीजी के टैंकर हैं, हल्की सी जो लापरवाही है, जरा सी चूक, वो वाकई पूरे शहर पर भारी पड़ती है। खबर इंदौर से, जहां प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई है। गांधीनगर थाना इलाके की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी है। धरनावदा गांव में ये फैक्ट्री है जिसमें आग लगी और आग बुझाने के लिए इंदौर और पीथमपुर से फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। 50 से ज्यादा पानी के टैंकर भी बुलाने पड़े, उनका भी इस्तेमाल हुआ। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत की और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस अधीक्षक समेत पूरा पुलिस का अमला, प्रशासनिक अमला, वो यहां पर पहुंचा, कड़ी मशक्कत की गई और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। इंदौर का ये पूरा मामला है, प्लाईवुड फैक्ट्री में आग। औरंगाबाद रेल हादसे में मृत सभी 16 श्रमिकों के शव विशेष ट्रेन से जबलपुर लाए जा रहे हैं। औरंगाबाद से शुक्रवार की शाम को एक विशेष ट्रेन मजदूरों के शव को लेकर जबलपुर के लिए रवाना हुई है और जबलपुर से इन सभी मजदूरों के शव इनके गृह जनपद भेजे जाएंगे। औरंगाबाद में रेल हादसे में 16 प्रवासी मजदूर मारे गए। ये सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। 10 इसमें से शहडोल के हैं, 5 उमरिया के रहने वाले थे। और औरंगाबाद हादसे में जान गंवाने वाले उमरिया के ममान गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवान बेटों को खोने वाले माता पिता का दर्द हो, चाहे बहुओं की मांग उजड़ने की पीड़ा, सब कुछ असहनीय हो चला है। मासूमों के बिलखते चेहरे और भी गमगीन कर देते हैं। इन्हें अभी भी अपने पिता का इंतजार है। इस गांव से 4 युवा मजदूर हादसे के शिकार हुए हैं। हादसे के शिकार युवा मजदूरों के शवों का इंतजार है और दोपहर तक ऐसा माना जा रहा है कि ये शव यहां पर पहुंच जाएंगे। औरंगाबाद रेल हादसा, मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी शहडोल और उमरिया के रहने वाले हैं। जबलपुर इनके शव लाए जाएंगे और ये तस्वीरें उन गांव की ये तस्वीरें हैं जहां के ये युवा पहुंचे हुए थे रोजगार की तलाश में। है कि शासन 5 लाख रुपए प्रति परिवार को देंगे, लेकिन उस 5 लाख रुपया में वो परिवार को कब तक पूजेगी। तो मेरी निवेदन है और उन परिवार का और गाँव वालों का भी निवेदन है, कहना है कि प्रशासन इनकी परिवार की जो जिनकी मिसेज थी उनको कहीं न कहीं उनको रोजी रोजगार में लगाया जाए, दिया जाए, छोटी मोटी नौकरी चाकरी जो भी हो, और जिनके बच्चे ख़त्म हुए हैं उनके परिवार को भी सहायता दी जाए। ये मेरी निवेदन है, आपके माध्यम से सरकार तक मेरी बात पहुंचे। और दूसरे राज्यों से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के मध्य प्रदेश आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस कड़ी में शनिवार को 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, इनके जरिए 2500 मजदूर ग्वालियर लाए जाएंगे। एक ट्रेन गोवा से आएगी, दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के बीवी नगर से आएगी। गोवा की ट्रेन आज सुबह तकरीबन 8:45 बजे के आसपास ग्वालियर पहुंच जाएगी। तेलंगाना की जो ट्रेन है वो शाम 5:30 बजे ग्वालियर पहुंचेगी। इन दोनों ट्रेनों से ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के श्रमिक आएंगे।
और भोपाल से रवाना होंगे जम्मू कश्मीर के 365 छात्र। आज दोपहर 2 बजे 18 बसों के जरिए ये छात्र रवाना होंगे। कलेक्टर पिथौड़े ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सीएम शिवराज के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। सागर पब्लिक स्कूल संस्थान गांधीनगर से रवाना होंगे। कलेक्टर ने सभी जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पानी और नाश्ते की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और चलिए अब बात कोरोना अपडेट की करेंगे। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 3,432 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,448 लोग स्वस्थ हुए हैं। 199 की मौत हुई है। अकेले इंदौर में ही 1,780 संक्रमण के मामले, इनमें 87 की मौत हुई। 704 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। उज्जैन में 220 संक्रमण के मामले, 43 लोगों की मौत, 78 मरीज स्वस्थ हुए हैं। जबलपुर 119 कोरोना संक्रमण के मामले अब तक यहां सामने आ चुके हैं। 4 की मौत हो चुकी है। 18 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इंदौर के बाद भोपाल में तेजी से बढ़ता आंकड़ा। भोपाल में 686 कोरोना संक्रमण के मामले, 24 मरीजों की मौत, जबकि 397 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े, खरगोन की बात करेंगे, ग्वालियर की बात करेंगे। 21 संक्रमण के मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 3 संक्रमण के मामले सामने आए, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 80 संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 8 मरीजों की मौत हुई है, 37 हालांकि स्वस्थ भी हुए हैं। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना संक्रमण के मामले, 1 मरीज की मौत। बड़वानी में 26 कोरोना संक्रमण के मामले, 23 मरीज इसमें स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा में 13 केस सामने आए, 13 लोग स्वस्थ हो गए। बैतूल में 1 मामला सामने आया, वो भी स्वस्थ है। होशंगाबाद में 36 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत, 24 लोग स्वस्थ। श्योपुर में 4 संक्रमण के मामले सामने आए। रायसेन में 64 मामले सामने आ चुके हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 24 लोग स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में 52 संक्रमण के मामले, 7 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 32 स्वस्थ हुए हैं। और अब बात इंदौर की करेंगे। इंदौर में लगातार तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े। इंदौर का अपडेट आपको बता दें, 53 नए कोरोना संक्रमण के मामले यहां सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या यहां हो चुकी है 1,780। देर रात मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, 1 कोरोना मरीज की मौत की पुष्टि हुई है। और अब तक इंदौर की अगर बात कर ली जाए, 87 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 69 जो संक्रमित मरीज हैं वो स्वस्थ हुए हैं। अब तक 732 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इधर भोपाल में कोरोना संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतकों 4 कोरोना संक्रमण के मामले 2-3 दिन पहले इनके सैंपल लिए गए थे और अब ये साफ हुआ है कि ये जो मरीज हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, जो मृतक हैं, अब वो कोरोना संक्रमित हैं। अब इनकी कांटेक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। खबर बुरहानपुर से 7 नए कोरोना संक्रमण के मामले अब तक सामने आ चुके हैं और जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या, कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 55 तक पहुंच चुकी है। 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह वर्मा ने भी पुष्टि की है। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। इधर जबलपुर में शुक्रवार की रात 48 सैंपल की रिपोर्ट्स मिली। इनमें 2 कोरोना पॉजिटिव, कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और ये दोनों सर्वोदय नगर रानीताल के रहने वाले हैं। इन्हें मिलाकर अगर जबलपुर में कोरोना संक्रमण के मामले देख लिए जाएं तो अब तक ये आंकड़ा पहुंच गया 119। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे मामले, कोरोना के 5 और पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक डॉक्टर और एसएएफ का जवान भी कोरोना की चपेट में है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की जांच में इस बात की पुष्टि हुई।
सुपर स्पेशलिटी के जूनियर डॉक्टर को भी कोविड-19 संक्रमण पाया गया है। एसएएफ का जवान भी कोरोना संक्रमित है। अहमदाबाद से लौटे 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ग्वालियर में अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई 21। हालांकि इनमें से 21 में से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और 15 मरीजों का जय आरोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। राजनांदगांव से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डिस्ट्रिक्ट फोर्स की ये टीम थी, लोकल पुलिस, जिला पुलिस की टीम, और इस मुठभेड़ में मदनवाड़ा के थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा शहीद हो गए। 4 नक्सली भी ढेर कर दिए गए हैं। मदनवाड़ा थाना इलाका लगता है और मदनवाड़ा के जंगल का ही ये पूरा मामला है। अभी भी इस इलाके में सर्चिंग चल रही है और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या और इस मोर्चे पर कामयाबी मिलती है सुरक्षा बलों को और पुलिस को। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, पूरा घटनाक्रम मय समय विस्तार से। जी ललित, मैं आपको बता दूं कि ये जो मदनवाड़ा की जो टीम है वो रात को नक्सलियों की खबर होने पे रात को सर्चिंग में निकली थी। इस दौरान नक्सलियों और पुलिस के बीच ये परदोने करके एक जंगल है, वहां पे मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वहीं आपको बता दूं कि जो मदनवाड़ा के जो थाना प्रभारी हैं श्याम किशोर शर्मा, वो शहीद हो गए हैं। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि 4 नक्सली भी पुलिस ने ढेर किए हैं, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। और ये इनको खबर मिली थी कि नक्सलियों ने यहाँ पे कैंप लगा के रखा है। इस दौरान पुलिस की टीम वहां से रवाना हुई थी और दोनों ये राकेश थोड़ा चौंकाता है कि अगर नक्सली कैंप की कोई खबर मिले तो डिस्ट्रिक्ट फोर्स अकेले इनिशिएटिव लेकर मौके पर चली जाए, ये थोड़ा जोखिम भरा है। जी हाँ, निश्चित ही यहाँ आईटीबीपी की भी टीम है। तो दूसरा पहलू ये भी देखा जा सकता है जिला पुलिस का, क्योंकि फोर्स वहां से निकली थी। आनन फानन में शायद इनको पता चला था या मदनवाड़ा जो थाना क्षेत्र है उससे करीब था ये घटना स्थल। ये सारी चीजें भी हैं, तो इस पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किन कारणों से टीम गई और उनके लिए बैकअप फोर्स भेजा गया, नहीं भेजा गया। और भी वहाँ कैंप हैं पुलिस के, वहां से कोई पार्टी निकली थी कि नहीं, क्योंकि रात में ही ये घटना हो गई और सभी आनन फानन में ये पहले देखा गया कि जवानों को वहां से कैसे सुरक्षित निकाला जाए और शहीद जो जवान है उनकी बॉडी को कैसे वहां से लेके जवान मुख्यालय पहुंचे। ये जो जंगल का इलाका है ये बहुत बेहद सेंसिटिव है, बावजूद इसके ये जल्दबाजी, क्यूआरटी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था। शहीद एक हो या ज्यादा नुकसान हो, लेकिन शहादत तो शहादत है। राकेश जी हाँ, निश्चित ही शहादत ही होती है और नुकसान जो हमें हुआ है, जिला फोर्स को हुआ है, पुलिस को जो नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं दुख का विषय है। और आपको बता दूं कि ये 2013 बैच के सब इंस्पेक्टर थे जो शहीद हुए। चलिए, शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये थोड़ा चौंकाता है कि अचानक से जिला पुलिस बल को एक लीड मिलती है, जिससे आप जानकारी कह सकते हैं, सूत्रों को उनके सूत्र उन्हें इन्फॉर्म करते हैं, फिर जिला पुलिस बल एक्टिव होकर अचानक से इस इलाके में पहुंच जाता है, वो भी बिना किसी स्पेशल फोर्स के। ये तमाम तरह के सवाल हैं और इनके जवाब मिलने चाहिए। और छत्तीसगढ़ में रहेगा टोटल लॉकडाउन। कोरोना के चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद और बंद। आज और कल पूरे सूबे में टोटल लॉकडाउन जरूरी है। सीएम के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि जरूरी सामान और जो मेडिकल हैं, अति आवश्यक सेवाएं हैं, वो यथावत चालू रहेंगी, लेकिन टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। 2 दिन का ये टोटल लॉकडाउन है और बाकायदा इसके मद्देनजर एक फ्लैग मार्च भी रायपुर में किया गया। छत्तीसगढ़ में शनिवार और
रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। आप देख सकते हैं सड़कों का नज़ारा, पूरा छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लोगों को सिखाई दे रही है। खास करके यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है। एसएसपी जो है आरिफ शेख है वो यहाँ पर मौजूद है और इस तरह से यहाँ पे लोगों को सिखाई दी जा रही है कि 2 दिन तक वो घरों पर रहे और शनिवार और रविवार को पूरी तरह से प्रदेश लॉकडाउन रहेगा। और ये इसलिए किया जा रहा है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के बेहतर उपाय है। इसके मद्देनजर पुलिस यहाँ पर सड़कों पर है और लोगों को समझाई दे रही है। यहाँ पर दुकानदारों को भी समझाई दी जा रही है। तो पुलिस पूरी तरह आज शाम से लेके मंडे सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा किए थे और इसके संबंध में 144 के ऑर्डर भी निकाल दिए हैं। तो 2 दिन का ये टोटल लॉकडाउन रखा गया है और सोमवार सुबह तक ये तमाम जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से छत्तीसगढ़ के लिए रही हैं। इन सब के बीच क्या नजर आ रहा है लॉकडाउन की स्थिति? बिल्कुल, देखिए 17 मई को लॉकडाउन तक लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें तो लोग बड़ी संख्या में निकल रहे थे, बेवजह भी निकल रहे थे और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग जो स्लोगन दे रहा है उसका वो उल्लंघन कर रहे थे। इसके बाद में अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हर शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन होगा और शुक्रवार की शाम से शुरू हो जाएगा। तो कल से ये पूर्ण लॉकडाउन है वो शुरू हो गया है। एक और खास बात है कि इस 2 दिन के लॉकडाउन से ठीक पहले मदिरान मोबाइल की फैसिलिटी भी शुरू कर दी गई है। वो भी देखने लायक होगा कि क्या उसका रिएक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे।